दोस्तों, क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? इजराइल और ईरान की लड़ाई के बाद जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं उससे तो यही लग रहा है। एक वीक पहले जब इजराइल ने सरप्राइज अटैक करके ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया था, उनके टॉप कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा था, तब यही लग रहा था कि ये लड़ाई ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। लेकिन जिस तरह से ये लड़ाई हर दिन खतरनाक होती जा रही है, जिस तरह ईरान इजराइल के अलग अलग शहरों पर मिसाइलें दाग रहा है, उससे यही लगता है कि हालात कभी भी हाथ से निकल सकते हैं। ईरान के अटैक में अब तक इजराइल के 24 नागरिक मारे जा चुके हैं। ईरान हर दिन इजराइल के अलग अलग शहरों को टारगेट कर रहा है। ईरान के हमले में मोसाद का हेडक्वार्टर और इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस तबाह हो गया है। इजराइल में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भी उड़ा दिया गया है। बीरशेबा के अस्पताल पर ईरानी हमले में 50 लोग जख्मी हो गए हैं। ईरान अब तक इजराइल पर 400 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका है। इजराइल का इल्जाम है कि ईरान हम पर क्लस्टर बॉम्ब भी फेंक रहा है। अब आपको बता दें, क्लस्टर बॉम्ब बहुत ही खतरनाक होता है। एक क्लस्टर बॉम्ब के अंदर कई छोटे छोटे बॉम्ब्स होते हैं और ये कभी एक साथ नहीं फटते। इनमें से कई बॉम्ब्स तो कई दिनों तक फटते रहते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि 2008 में 111 देशों ने संधि करके क्लस्टर बॉम्ब्स के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था। लेकिन इजराइल, ईरान और अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर यानी साइन नहीं किए थे। अब इजराइल इल्जाम लगा रहा है कि ईरान हम पर इन्हीं क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहा है। इन हमलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी हिलाकर रख दिया है। ईरान की इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए इजराइल को हर रात $285 मिलियन का खर्चा आ रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने वाली सिर्फ एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $3 मिलियन की है। ईरान के इन हमलों को रोकने के लिए इजराइल के मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम के पसीने छूट रहे हैं। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम में आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो सिस्टम और अमेरिका से मिले पेट्रियट और थार्ड शामिल हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हिसाब से अगर ईरान यूं ही हमले करता रहा तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इसे सिर्फ 10 दिन तक ही रोक पाएगा, क्योंकि ईरान के पास ऐसी 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें और हैं। इजराइल ने ईरान के 1/3 बैलिस्टिक लॉन्चर्स को तबाह कर दिए, लेकिन फिर भी ईरान के पास अभी भी हजारों ऐसी मिसाइलें हैं जो उसने अंडरग्राउंड छिपा रखी। बावजूद इसके इजराइल अब भी इस लड़ाई में थोड़ा भारी पड़ रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इससे पहले कि इस मैटर पे आऊं, हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट क्राइम पे अब तक का बेस्ट पॉडकास्ट है, इंडिया के सबसे बड़े क्राइम जर्नलिस्ट शम्स ताहिर खान के साथ। देखना जरूर। क्राइम की कई ऐसी स्टोरीज हैं इस पॉडकास्ट में जो आपका दिमाग हिला देंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। साथ ही आज वर्ल्ड योगा डे है, इसलिए अगर आप हेल्दी माइंड चाहते हैं तो मिरेकल ऑफ माइंड इस ऐप को जरूर डाउनलोड करना। ये बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वेल दोस्तों, फैक्ट ये भी है कि इजराइल अब भी इस लड़ाई में थोड़ा भारी पड़ रहा है ईरान पर। उसने तेहरान के पूरे एयर स्पेस पर अपना कंट्रोल कर लिया है। वो एट विल तेहरान में अलग अलग जगहों पर हमले कर रहा है। जिस टाइम हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम इजराइल ने 60 फाइटर जेट्स के जरिए तेहरान पर हमला बोल दिया है। इजराइल ने ईरान के नतांज, इस्फहान और अरक न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला किया है। साथ ही इजराइल ने ईरान के वाटर रिसर्च सेंटर पर भी हमला कर दिया है। 2 दिन पहले इजराइल ने ईरान के सरकारी चैनल को हैक करके वहां फारसी में एक संदेश चलाकर ईरान के लोगों से अपील किया कि वो खोमेनी के खिलाफ बगावत कर दें। इजराइल के इन हमलों में अब तक 639 ईरानी अपनी जान गंवा चुके हैं और कई सौ घायल हैं। इस सारी लड़ाई के बीच दुनिया की निगाहें अमेरिका पर टिकी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब G7 की मीटिंग बीच में छोड़कर अमेरिका गए थे, तब सभी को ये लग रहा था कि अब अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है, प्लान बना लिया गया है और अमेरिका कभी भी इजराइल की तरफ से इस लड़ाई में कूद जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका अब ये कह रहा है कि उसे इस लड़ाई में शामिल होना है नहीं होना, इसके लिए अभी 2 हफ्ते का और इंतजार अमेरिका करेगा। पर्दे के पीछे अमेरिका इजराइल को हेल्प कर रहा है, ये सबको पता है, लेकिन अभी वो खुलकर इस लड़ाई में कूद नहीं रहा है। एक तरफ इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका वेट कर रहा है कि इजराइल के हमलों से ही ईरान इतना टूट जाए कि वो उसके साथ किसी भी तरह की न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए तैयार हो जाए। और वो न्यूक्लियर डील क्या है वो भी समझ लेते हैं। अमेरिका की न्यूक्लियर डील यही है कि ईरान परमाणु बम को बनाने में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम का प्यूरिफिकेशन तुरंत बंद कर दे। बराक ओबामा के टाइम अमेरिका ने ईरान के साथ जो डील की थी उसके हिसाब से ईरान 2030 तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप नहीं कर सकता था। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो डील ट्रंप ईरान के साथ करना चाह रहे हैं उसमें ट्रंप चाहते हैं कि ईरान 2045 तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप न करे। साथ ही अमेरिका ये भी चाहता है कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी खत्म कर दे। अब ये दोनों ऐसी बातें हैं जिन पर ईरान का मान जाना बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो भी आपको बताता हूं। दरअसल ईरान को भी अपने एक्सपीरियंस से और टाइम से ये समझ में आ गया है कि वो अमेरिका से तब तक सेफ नहीं है जब तक कि उसके पास खुद
परमाणु बम ना आ जाए, क्योंकि ईरान को लगता है कि नॉर्थ कोरिया ने परमाणु बम बना लिया तो यूएस चाहकर भी वहां के डिक्टेटर किम जोंग उनको हटा नहीं सकता। उल्टे अमेरिका की कोशिश रहती है कि उससे बातचीत बनाए रखे, किससे? नॉर्थ कोरिया से। फिर ईरान ने यह नोट किया कि यूएसएसआर से निकलकर अलग देश बनने के टाइम यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन उसने इंटरनेशनल अग्रीमेंट करके वो सारे वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ दिए। अब इसका नुकसान हुआ ये कि रशिया जैसे देश यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि रशिया को भी पता है कि यूक्रेन कन्वेंशनल वॉर में उनसे जीत नहीं सकता और खुद को बचाने के लिए उसके पास अब न्यूक्लियर वेपन्स है नहीं। इसलिए ईरान को अच्छे से मालूम है कि अगर उसे खुद को बचाना है तो उसे भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने होंगे। अब अमेरिका तो ये क्लेम कर रहा है कि ईरान ने यूरेनियम का एनरिचमेंट इस लेवल तक कर लिया है कि वो कभी भी न्यूक्लियर बम बना सकता है। अमेरिका का कहना है कि खोमेनी अगर एक ऑर्डर दें तो ईरान सिर्फ कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। यही बात नेतन्याहू ने कही थी कि हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर इसीलिए हमला किया क्योंकि ईरान परमाणु बम बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर था। अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद ईरान ये क्लियर कर चुका है कि वो सरेंडर नहीं करेगा। ऐसे में सवाल ये है कि अब अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि ट्रंप तो बहुत टाइम से धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने हमारे साथ डील नहीं की तो हम ईरान पर हमला कर देंगे। तो सवाल ये है कि फिर अमेरिका ने अभी 2 हफ्ते का टाइम और क्यों लिया? इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि जब से ईरान और इजराइल का वॉर शुरू हुआ है पूरी दुनिया में कच्चे तेल के दाम 3% तक बढ़ चुके हैं। कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा महंगाई अमेरिका में बढ़ती है और अमेरिका में अभी मिड टर्म इलेक्शंस भी होने वाले हैं। वैसे भी ट्रेड वॉर के बाद से अमेरिका की खुद की हालत अच्छी नहीं है। ऐसे में वहाँ महंगाई अगर और बढ़ गई तो ये ट्रंप को बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। दूसरी बात, जैसे ये माहौल बनने लगा कि अमेरिका भी ईरान और इजराइल की लड़ाई में कूद सकता है तो रशिया और चाइना ने अमेरिका को धमकी दी कि चचा इस बारे में सोचना भी मत। मतलब एक तरफ से ट्रंप को ये साफ बोल दिया गया है कि ईरान और इजराइल की लड़ाई में अगर तुम इजराइल के साथ गए तो हमें भी ईरान के साथ जाना पड़ेगा। ये किसने बोला? रशिया और चाइना ने। अब आप इसका मतलब समझते हैं, अगर किसी लड़ाई में अमेरिका, इजराइल और यूरोप के कुछ देश एक साथ हों और दूसरी तरफ ईरान, रशिया और चाइना आ जाएं तो फिर क्या होगा? सीधा सीधा मतलब है थर्ड वर्ल्ड वॉर होना। अब अमेरिका भले ही कितना ताकतवर, स्ट्रांग क्यों ना हो, भले ही उसका डिफेंस बजट पूरी दुनिया की कंबाइंड मिलिट्री बजट से ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन अमेरिका को भी ये पता है कि इतनी बड़ी लड़ाई में कूदने का मतलब क्या है। इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि चाइना से कुछ बोइंग एयरक्राफ्ट ईरान गए। अभी विमान क्यों गए? इनमें क्या कोई हथियार थे? ये किस तरह के हथियार थे? इन बातों ने यूएस को भी परेशान कर दिया है। उधर नॉर्थ कोरिया का पगला किम जोंग उन तो साफ बोल रहा है कि इजराइल को मिटा दो। अब डर ये भी है कि नॉर्थ कोरिया के रास्ते न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान ना आ जाएं। तो इन सारी बातों ने यूएस को फिलहाल रोक दिया है। तभी अमेरिका ने ये बोला कि अभी हम 2 हफ्ते का टाइम और लेंगे, इजराइल और ईरान की लड़ाई में अभी हम शामिल नहीं होंगे। ऐसे में दोस्तों सवाल ये है कि फिर ईरान और इजराइल की लड़ाई में एंड गेम क्या है? आखिर ये लड़ाई खत्म कैसे होगी? दोनों देश इस लड़ाई से क्या अचीव करना चाहते हैं? तो देखिए, इजराइल ने तो साफ बोल दिया है कि वो किसी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने नहीं देगा। दूसरा, वो हर हाल में खोमेनी को मारना चाहता है। अब खोमेनी को मारने की बात बोलना तो आसान है, लेकिन ये करना उतना आसान नहीं है। इसमें भी 2 चैलेंजेस है। पहला चैलेंज तो ये है कि वो छिपे कहाँ हैं, ये पता लगाना। दूसरा चैलेंज, अगर ये पता लग भी जाए कि वो किसी अंडरग्राउंड लोकेशन में छिपे हैं, तब भी इजराइल उसे तब तक नहीं मार पाएगा जब तक कि अमेरिका उसका साथ न दे, क्योंकि अमेरिका के पास ही ऐसे बॉम्बर्स हैं जो इतने भारी बॉम्ब्स फेंक सकते हैं कि अगर खोमेनी धरती से नीचे 20 मंजिला इमारत जितनी गहराई में भी छिपे हों तो वो बॉम्ब वहां पहुंचकर उसे मार सकते हैं। लेकिन अमेरिका तो अभी इस वॉर में डायरेक्टली शामिल ही नहीं हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रशिया ने ये क्लियरली बोल दिया है कि किसी को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि वो खोमेनी को मार देगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। खुद बहुत सारे अमेरिकी एक्सपर्ट्स ये क्लियर कर चुके हैं कि अगर इजराइल या अमेरिका खोमेनी को मारते हैं तो इससे समस्याएं खत्म होने की बजाय और बढ़ जाएंगी। तो फिर बात वहीं आ जाती है कि ये वॉर रुकेगी कैसे, क्योंकि इजराइल ने अगर ईरान पर यह हमला न किया होता तो हो सकता है कि ईरान ऐसी किसी डील के लिए राजी हो जाता कि चलो भैया हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, हाँ आप हमसे बैन हटा दो। लेकिन अब जब इजराइल ने ईरान पर इतना बड़ा प्रीएम्प्टिव अटैक किया है तो ईरान का तो ये पक्का हो गया कि भाई अपनी जान बचानी है तो न्यूक्लियर बम बनाना पड़ेगा, वरना ये लोग मिलकर हम पर कभी भी हमला कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को लगता है कि जो ईरान आज हूती, हिजबुल्लाह और हमास के जरिए लगातार उस पर अटैक करवाता रहा है, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो फिर ईरान इजराइल का जीना हराम कर देगा, और अगर ये बम इस्लामिक जिहादीज के हाथ में चला गया तो फिर तो वो इजराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मतलब ले देकर सारी बातें दोनों देशों के सर्वाइवल पर आ गई हैं। ईरान को लगता है कि अगर हमें बचे रहना है तो न्यूक्लियर बम बनाना ही पड़ेगा। इजराइल को लगता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो फिर शायद इजराइल न बचे। तो एक तरह से दोनों देश अपनी तरफ से सर्वाइवल की लड़ाई ही लड़ रहे हैं, और अमेरिका हर बार की तरह अपनी
चालें चल रहा है। एक तरफ वो ईरान को धमकी भी दे रहा है मगर युद्ध में डायरेक्टली आ भी नहीं रहा है। वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में 2 बोटियां डालकर उसे भी अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहा था कि कल को जरूरत पड़े तो पाकिस्तान की जमीन से अमेरिका ईरान पर हमला कर सके। यही अमेरिका और ट्रंप मुनीर की विजिट के टाइम मोदी जी को भी बहाने से बुलाकर फिर से नई चाल चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोदी जी भी पुराने खिलाड़ी हैं, उनने भी इस चाल को भांपा और अमेरिका नहीं गए। वरना ट्रंप एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करता कि देखो मैंने दोनों देशों की आपस में बातचीत करवा दी। मतलब आप देख रहे हो कितने बड़े वाले हैं अमेरिकी हैं। एक तरफ रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन की मदद भी करते हैं, दूसरी तरफ ट्रंप दोनों देशों को चौधरी बनकर सलाह भी देता है कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा, दोस्ती कर लो। यही अमेरिका ईरान को ये ऑफर भी देता है कि आओ हमारे साथ न्यूक्लियर डील कर लो, लेकिन डील से पहले ही वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला भी कर देता है। वो ईरान को डील का ऑफर भी देता है, फिर हर दूसरे दिन ईरान को और गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी भी देता है। उसी तरह अमेरिका भारत को अपना दोस्त बताता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो लगातार पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है। जैसे पुलिस वालों के लिए कहते हैं ना तो उनसे दोस्ती अच्छी न ही दुश्मनी, सेम बात अमेरिका पर भी लागू होती है। न तो अमेरिका से फ्रेंडशिप अच्छी है और न ही अमेरिका से दुश्मनी। उसे दूर से ही देखकर राम राम ताऊ जी ये बोलकर निकल जाओ आगे, लेकिन उनसे हाथ मिलाने मत जाओ, वरना ताऊ या तो तुमसे तुम्हारी बीड़ी छीन लेगा या किसी पड़ोसी के खिलाफ तुम्हें भड़का देगा। और यही बात अब भारत को धीरे धीरे समझ में आने लगी है। बाकी आप कमेंट करके बताइए ईरान और इजराइल की लड़ाई में एंड गेम क्या होगा, क्या लगता है आपको, कौन जीत सकता है ये लड़ाई, कौन हार सकता है, भारत का इसमें क्या रोल होना चाहिए, अमेरिका को आप इसमें कैसे देखते हो? बड़े सारे सवाल है, कमेंट करके जरूर बताना। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए हैं, एक हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं क्राइम पर इससे बढ़िया पॉडकास्ट आपने नहीं देखा होगा, तो उस पॉडकास्ट को जरूर देखना। साथ ही आज है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो अगर आप मेंटली एकदम मस्त रहने चाहते हैं, चंगा रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो मिरेकल ऑफ माइंड एक ऐसा ऐप है जो आप में इसकी सबसे बढ़िया मदद करेगा। उसको भी डाउनलोड करना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड से भी इसे जरूर शेयर करना। परिवार के हर फोन में मिरेकल ऑफ माइंड ऐप होना कंपलसरी कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना पावरफुल ऐप है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर करना। जल्दी मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।